Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today we resume our 10th class biology lecture and starts the new topic, breathing. The in and out movement of air into and out of the body is known as breathing, or the exchange of gases between the environment and the animal's body or an organism body is known as breathing. ब्रीदिंग क्या चीज़ है? एनवायरनमेंट, माहौल, और किसी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, इन दोनों के दरमियान गैसों का तबादला ये ब्रीदिंग कहलाता है। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। प्लांट्स ऑक्सीजन वो निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से जज़ब कर लेते हैं, सारा ब्रीदिंग कहलाता है। इस ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स है। एक है अंदर ले जाना हवा को या ऑक्सीजन को, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। सो वी डिवाइड ब्रीदिंग इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनहेलेशन, द टेकिंग इन ऑफ एयर। ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, हवा को अंदर बॉडी में ले जाना, ये कहलाता है इनहेलेशन। और दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर और द गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। Now the next topic, difference between respiration and breathing. Difference between respiration and breathing, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो एक तरफ हम लिखते हैं respiration और दूसरी तरफ हम लिखते हैं breathing. Respiration is a chemical process. Respiration ये एक chemical process है। chemical process का क्या मतलब है कि इसमें chemical reactions होते हैं। और ब्रीदिंग इट इज़ अ फिज़िकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? ये फिज़िकल प्रोसेस है और ये एक मैकेनिकल मशीनी काम है जिसमें सिर्फ इन आउट मूवमेंट या हवा को पुश किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज़ एनर्जी। रिस्पिरेशन में जो खुराक हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमल होता है, फूड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के दौरान फूड की ब्रेक डाउन होती है, उसमें एनर्जी बनती है। और ब्रीदिंग में इन दिस पर ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसों का तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन एनवायरनमेंट एंड दी बॉडी। तीसरा पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस इन दी सेल्स। रेस्पिरेशन का अमल ये बॉडी के सेल्स में होता है। और ब्रीदिंग इट अकर्स इन दी लंग्स, ये ह्यूमन के या जानवरों के लंग्स में होता है कि लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, अब वो आगे बॉडी में जाता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वो बाहर आता है लंग्स में। चौथा पॉइंट है, रिस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। It is broken down to simple compounds, carbon dioxide and water, along with the release of energy. Respiration के दौरान फूड या ग्लूकोज ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके ब्रेक डाउन होती है। उस ब्रेक डाउन के नतीजे में क्या बनता है? सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और उस फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो रिलीज़ की जाती है। फोर्थ, यहाँ पे ब्रीदिंग में इन दिस प्रोसेस ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ब्रीदिंग में क्या होता है कि ये बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है। और ये एक्सचेंज कैसे होता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरी तरफ कम है। आगे इसको मैं से शो करें, एक ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के एक साइड पर अगर हम ऑक्सीजन शो करें और यहाँ भी ऑक्सीजन शो करें, यहाँ हम लिखते हैं हाई कंसंट्रेशन और यहाँ हम लिखते हैं लो कंसंट्रेशन।
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है, इस तरफ इसकी मूवमेंट होगी। ये लो, तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और अगर ऑक्सीजन के तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होते हैं। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश नहीं होगा, इन्हें दोनों तरफ, चाहे एनवायरनमेंट और ये एनिमल बॉडी, दोनों के दरमियान जब तक ये इम्बैलेंस, गैर मुतवाज़न नहीं होगा, यानी एक तरफ ज़्यादा दूसरी तरफ कम, ऐसे नहीं होगा, उस वक़्त तक मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं होगी। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है, क्या मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन लंग्स में चला गया, अब सारे लंग्स हमारे ऑक्सीजन से फुल हो गए, तो बॉडी में उसकी कमी आ चुकी है, तो लंग से डिफ्यूज़ होगा बॉडी में सारा रिस्पिरेशन का अमल हो गया, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब बॉडी में ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो लंग्स में डिफ्यूज़ होता है। फिर लंग में ज़्यादा है, बाहर हवा में कम है, तो उससे बाहर आ जाता है। द न्यू टॉपिक इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हम नंबर वार पढ़ेंगे कि प्लांट्स में गैसों का तबादला कैसे होता है, और फिर आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में गैसों का तबादला कैसे होता है। तो फर्स्ट ये है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इन प्लांट्स देयर इज़ नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस लेने का कोई बाकायदा निज़ाम जैसे जानवरों में होता है, इस तरह नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसको मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है कि जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अब इसमें जो जनरल बॉडी सरफेस है प्लांट्स में, तो उसमें कुछ दो किस्म की चीज़ें हैं। एक उसमें एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। प्लांट के लीव्स है, ब्रांच है, स्टेम है, रूट है, ये सारा इसका जो आउटर मोस्ट सबसे बैरूनी सरफेस है, तो ये सरफेस लेयर कहलाता है एपिडर्मिस। दिस एपिडर्मिस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का क्या मतलब है कि ये ऐसे होता है, ऑफ सेल्स है। This layer of cells, epidermis, allows exchange of gases between environment and the plant. In leaves and stem, it has small pores. These pores are known as stomata. Leaves में और stem में इस लेयर के अंदर छोटे छोटे pores होते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारे पास स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा ये एक्सचेंज ऑफ गैस को अलाउ करता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्लांट और एनवायरनमेंट के दरमियान तबादला होता है। दूसरे, ये तो जितने भी प्लांट्स हैं सबके हैं। एक है मैच्योर वुडी प्लांट्स, जो बड़े बड़े दरख्त हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दीज प्लांट्स, मैच्योर वुडी प्लांट, इट इज़ कवर्ड ओवर बाय अ स्पेशल लेयर नॉन एज बार्क, जिसको हम छिलका कहते हैं। छिलका कवरिंग होता है, इस छिलके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको कहते हैं लेंटिसल्स। दिस लेयर द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स नॉन एज लेंटिसल्स। These lenticels allow gaseous exchange between environment and the plant body। तो आप इसे समझ गए होंगे कि प्लांट्स में कोई ख़ास रिस्पिरेटरी सिस्टम या ऑक्सीजन इन आउट मूवमेंट करने लिए कार्बन डाइऑक्साइड के कोई ख़ास स्पेशल निज़ाम नहीं होता, जैसे कि जानवरों में होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज़ है और फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है। इस तरह स्पेशल सिस्टम नहीं होता, सिर्फ अपने जो बाहर वाला सरफेस है प्लांट का,
उसी के ज़रिए होते हैं। उसमें एक प्लांट में होता है तो एपिडर्मिस है, उसके अंदर स्टोमेटा है, और दूसरा इसमें लेंटिसेल्स है। समझ गए बेटा? अब बेटा गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स में आगे जो कुछ समझने की बातें हैं वो ये है कि ऑक्सीजन ये एनवायरनमेंट से एंटर होता है लीव्स में, लीव्स के एक एक सेल में डिफ्यूज़ होता है, सेल से फिर ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में फूड और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी लीफ के सेल में बन गया, ये डिफ्यूज़ आउट थ्रू स्टोमेटा, या तो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर जाएगा और इट इज़ रीयूज्ड, ये फोटोसिंथेसिस में फिर दोबारा इस्तेमाल होगा कार्बन डाइऑक्साइड। डे टाइम, दिन के वक़्त क्या होता है, एक तरफ फोटोसिंथेसिस है फोटोसिंथेटिक सेल्स में, मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड या हवा से लिया या अपना ही अंदर प्रोड्यूस हो गया था, उसको रीयूज़ करके उसमें से ग्लूकोज बने, ऑक्सीजन रिलीज़ हो गए। तो इस फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एनवायरनमेंट से, या दूसरी तरफ प्लांट के हर सेल में रेस्पिरेशन का अमल होता है। उस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट। ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे रीयूज हो गया। फिर नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, आगे चूँकि लाइट नहीं है, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, तो फोटोसिंथेसिस ये स्टॉप हो गया, ये रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन तो कंटिन्यूड ऑल द टाइम, रेस्पिरेशन का अमल ये चालू है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है कहाँ, एनवायरनमेंट में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में है, ये वाला यहाँ प्रोड्यूस हो गया, इसको प्लांट ने रीयूज़ किया फोटोसिंथेसिस में दिन के वक़्त, लेकिन रात को चूँकि ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, ये वाला और ये वाला चालू है, कंटिन्यू है, तो इस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एयर में स्टोमेटा के ज़रिए। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि ख़ासकर गर्मियों में, चूँकि हवा की मूवमेंट्स या तो बहुत स्लो होती है, और ये जून जुलाई के महीने में, और या बिल्कुल कभी कभार स्टॉप हो जाता है, तो उस वक़्त रात के वक़्त यानी अंडर द ट्री स्लीपिंग को ज़रा एडवाइस किया जाता है कि यहाँ ना सोएं, इसलिए कि प्लांट का इर्द गिर्द जितना एरिया है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड से फिलअप हो गया। तो जो आदमी वहाँ सोता है, तो वो सोने के दौरान जब सांस लेता है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चला जाता है, जिसके वजह से उस पर थोड़ी सी गुनूदगी सी आती है, और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा यानी भारीपन महसूस होता है, बेहोश सा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि रात के वक़्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे कि हमारे इर्द गिर्द जितने प्लांट्स हैं, इसकी अहमियत कितनी है। ये हमारे एयर को साफ़ कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द नेचर भी कहते हैं। इसलिए पुराने ज़माने के एक बुक में लिखा था, ग्रो मोर ट्रीज़ इज़ द क्राई ऑफ द डे, ज़्यादा दरख्त उगाना ये आज के दिन की आवाज़ है। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से वो इस्तेमाल करेंगे और उसका आगे हमें क्या मिलेगा, एक तरफ तो हमें खुराक मिलेगा ग्लूकोज प्रोटीन के शक्ल में और दूसरी तरफ हमें ऑक्सीजन मिलेगा। वो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए बेटा बहुत एहतियात करनी चाहिए, कभी हम दरख्त लगाएं उसको तोड़ें नहीं। थैंक यू वेरी मच।